नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा गोता लगाते हैं। आज हम भारतीय संविधान को सिर्फ नियमों की किसी उबाऊ लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि हमारे देश के एक मास्टर आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट के रूप में देखने वाले हैं। एक ऐसा शानदार ब्लूप्रिंट जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र टिका हुआ है। अब इतना बड़ा दस्तावेज है तो इसे रटने के बजाय हम इसे 6 लॉजिकल हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, गणराज्य की नींव। दूसरा, संघ, राज्य और स्थानीय ढांचा। तीसरा, प्रशासन और वित्तीय संबंध। चौथा, सेवाएं, चुनाव और भाषा। पांचवा, आपातकाल और संशोधन। और आखिर में एक क्विक जीके रिकैप। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन यानी गणराज्य की नींव से। मान लीजिए कि कोई देश एक घर है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन, वहां रहने वाले लोग और उस घर के कुछ बेसिक नियम। संविधान के भाग 1 से लेकर 4 तक बिल्कुल यही बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। भाग 1 तय करता है कि संघ और उसका क्षेत्र क्या होगा, यानी हमारी जमीन। भाग 2 नागरिकता के जरिए बताता है कि इस देश का निवासी कौन है। फिर आता है बेहद जरूरी भाग 3, जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की पूरी गारंटी देता है। और अंत में भाग 4 सरकार के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय करता है, जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। बाद में इसमें भाग 4 ख जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 ख के तहत यह हमारे अधिकारों को हमारे मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ बैलेंस करता है। आखिरकार अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी तो होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम अपने शासन के मेन पिलर्स खड़े करते हैं, यानी संघ, राज्य और हमारा स्थानीय ढांचा। अगर हम शासन व्यवस्था को देखें तो ये एक परफेक्ट संवैधानिक समरूपता यानी सिमेट्री दिखाती है। भाग 5 में जहां यूनियन या संघ का एक विशाल ढांचा है, वहीं बिल्कुल उसके समानांतर भाग 6 में राज्यों का ढांचा है, एकदम मिरर इमेज की तरह। केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, लगभग वही भूमिका राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की होती है। अब एक मजेदार फैक्ट सुनिए। भाग 7 को असल में 1956 में 7वें संविधान संशोधन के जरिए पूरी तरह हटा दिया गया था, क्योंकि तब राज्यों को बांटने का पुराना सिस्टम ही खत्म हो गया था। दूसरी तरफ भाग 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन का पूरा फ्रेमवर्क सेट करता है। एग्जाम्स के नजरिए से ये पॉइंट बहुत क्रूशल है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। संविधान के इस घर में कुछ बड़े रेनोवेशंस हुए। 73वें, 74वें और 97वें संशोधनों के जरिए भाग 9, नौका और नौखा जोड़े गए। इनका सीधा मकसद था पंचायतों, नगरपालिकाओं और सहकारी समितियों को मजबूत करके एकदम ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र को ताकत देना। और हाँ, इसी के साथ भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को भी कवर करता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, प्रशासन और वित्तीय संबंध। आखिर सरकार के अलग अलग लेवल एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं और पैसों का लेन देन कैसे होता है। भाग 11, 12 और 13 हमारे सिस्टम की नसों की तरह काम करते हैं। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच कानूनी और प्रशासनिक संबंधों को साफ करता है, ताकि दोनों के बीच कोई टकराव ना हो। भाग 12 देश के फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स को संभालता है। और भाग 13 पूरे भारत के अंदर आज़ादी से व्यापार और कॉमर्स करने का रास्ता बनाता है। सिस्टम बन गया। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, सेवाओं, चुनाव और भाषा। मशीनरी को चलाने वाले लोग कौन हैं, हम उन्हें कैसे चुनते हैं और सरकार काम किस भाषा में करती है। भाग 14 में केंद्र और राज्यों की सिविल सर्विसेज का पूरा मैप दिया गया है। फिर आता है भाग 14 क यानी अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स, जिसे 1976 के मशहूर 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। और फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यानी चुनाव। इसका पूरा सिस्टम हमें मिलता है भाग 15 में। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना जरूरी है, इसीलिए भाग 16 कुछ खास वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। और चूंकि हमारा देश विविधताओं से भरा है, तो भाग 17 हमारी राजभाषाओं का पूरा आधिकारिक ढांचा तय करता है। अब आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, जो इस ब्लूप्रिंट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, आपातकाल और संवैधानिक संशोधन। भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस रखे गए हैं। कोई राष्ट्रीय संकट हो, युद्ध हो या वित्तीय अस्थिरता, ये देश का अल्टीमेट सेफ्टी नेट है जो तुरंत एक्शन में आ जाता है। वहीं भाग 19 में कुछ मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण विषय हैं,
जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए खास कानूनी संरक्षण। लेकिन जरा सोचिए, दशकों पहले जो ब्लूप्रिंट बना था, क्या उसे समय के साथ अपग्रेड नहीं होना चाहिए? एक लोकतंत्र में संविधान बदलते वक्त के साथ कैसे तालमेल बिठाता है? इसका एकदम सॉलिड जवाब मिलता है भाग 20 में, जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। ये संविधान में संशोधन करने की मास्टर की है। इसी की वजह से हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे साथ आगे बढ़ता है। और फिर ये महान दस्तावेज भाग 21 के अस्थायी और विशेष उपबंधों के साथ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। जी हां, यही वो जगह है जहां कभी अनुच्छेद 370 भी हुआ करता था। फाइनली भाग 22 में इसका संक्षिप्त नाम, लागू होने की तारीख और हिंदी में ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट दिया गया है। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, निष्कर्ष और एक फास्ट जीके रीकैप। तो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे हाई यील्ड टेकअवेज क्या हैं? मूल संविधान की संरचना 22 भागों की है, लेकिन ये अमेंडमेंट्स आपको रटे होने चाहिए। 1956 के 7वें संशोधन ने भाग 7 को हटा दिया। 1976 के 42वें संशोधन ने भाग 14 क ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा। 1992 के 73वें और 74वें संशोधन ने लोकल गवर्नेंस के लिए भाग 9 और 9 क जोड़े। और 2011 में 97वें संशोधन ने भाग 9 ख यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को शामिल किया। अगर आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको हमारे देश के इस मास्टर ब्लूप्रिंट को आसानी से समझने में मदद की है, तो जीके रिकैप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। सीखते रहिए और हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनर में।